आज शुरू करते हैं हम एक नया चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं। वहाँ पर ये वाली बात हुई थी कि हार्मोन्स न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलकर अपनी पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं ताकि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एक सिंक्रोनाइज्ड वे में यानी एक साथ मिलकर काम कर सकें। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि पहले तो अपना पूरा ही जो नर्वस सिस्टम है CNS और PNS, ये पूरा चार्ट ही आपको सीखना है। और इसके बाद फिर आपको इसके अंदर थोड़ा सा वो सीखना है, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन के बारे में, बेसिक सी बात है। और उसके बाद एक एक्सॉन के ऊपर कैसे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, उसमें पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, वो तमाम बातें। फिर साइनेप्स और क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स के बारे में, ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। तो वन बाय वन डिफरेंट पार्ट्स में से कवर कर लेते ताकि आपको भी समझने में आसानी। तो अपना जो पूरा नर्वस सिस्टम है, जिसको कि NCERT न्यूरल सिस्टम भी बोला है, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, CNS और PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इनसे जो नर्व्स निकल रही वो आ जाएंगी PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब जैसे कि हम समझने के लिए इस तरीके से बना दें कि सपोज ये अपना ब्रेन है और इसके नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये तो आ जाएगा CNS में। ठीक है, अब ब्रेन से नर्व्स निकल रही जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही जिन्हें हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सब की सब आ जाएंगी PNS, है ना। 10th क्लास से आप ये लाइन सुनते आ रहे हैं कि क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं। इतनी बात ठीक है। ठीक है, अब NCERT में CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेकर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। किस तरीके से CNS यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस या कंट्रोल करते हैं, टॉपिक आप पढ़ेंगे आगे, वहां पर आप धीरे धीरे इसको सीख लेंगे। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बोल दिया गया है। इन नर्व्स के दो काम, इसमें से कुछ नर्व्स तो ऐसी हैं जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से CNS को यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज लेकर आती है ना। रिफ्लेक्स एक्शन 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपको हल्का सा आइडिया होगा कि इनको हम सेंसरी नर्व्स कह सकते हैं। ठीक है ना, सेंसरी। अब क्योंकि मैसेज लेकर आती हैं, A से आती है और A से एफरेंट, इसलिए इन सेंसरी नर्व्स को हम एफरेंट नर्व्स भी कह सकते हैं। आप दूसरे लफ्ज में ऐसे ही बोल सकते हैं कि CNS को यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को जो मैसेज लेकर आएंगी वो कहलाएंगी सेंसरी नर्व्स या फिर एफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, अब CNS यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जब डिफरेंट बॉडी पार्ट को मैसेज जाएगा तो जो मैसेज लेके जाने वाली वो कहलाती है मोटर, और मोटर नर्व्स को इफेरेंट नर्व भी बोला जा सकता है, इफेरेंट नर्व फाइबर्स। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो CNS है इसमें तो आ जाते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है PNS, उसमें जो नर्व्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो CNS की तरफ मैसेज लेकर आती हैं वो कहलाएंगी सेंसरी या एफरेंट, A से आती हैं A से एफरेंट, और जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर जाती हैं वो कहलाएंगी मोटर या फिर इफेरेंट। ठीक है, अब ये जो मोटर नर्व्स हैं जो ब्रेन से मैसेज लेकर जा रही है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, अब हो सकता है कि वो मैसेज लेकर जा रही है स्केलेटल मसल्स के पास, या फिर स्मूथ मसल्स के पास, या फिर किसी इंटरनल ऑर्गन्स के पास। ठीक है, अब जैसे एक लफ्ज है सोमैटिक, सोमैटिक लफ्ज आया सोमा, सोमा मतलब बॉडी। अब जैसे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जो मैसेज आ रहा है वो सेंसरी है, एफरेंट से, A से आता है से एफरेंट, और जो मैसेज जा रहा है वो मोटर या इफरेंट से। अब मोटर या इफरेंट से मैसेज जा रहा है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि वो स्केलेटल मसल्स को मैसेज जा रहा हो, ये हो सकता है कि वो स्मूथ मसल या इंटरनल ऑर्गन को मैसेज जा रहा हो। अब अगर वो स्केलेटल मसल को मैसेज जा रहा है तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे सोमैटिक, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर स्मूथ मसल या इंटरनल ऑर्गन को जा रहा है तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन होम्योस्टेसिस, यानी इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं ये बोल रहा था कि पीएनएस के अंदर आ जाती है नर्व्स, जैसे कि क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सेंसरी और मोटर। जो सीएनएस की तरफ मैसेज लेकर आएंगी वो सेंसरी या एफरेंट, और जो सीएनएस से मैसेज लेकर जाएंगे वो करेंगे मोटर या फिर इफरेंट। एनसीईआरटी ने इसको ऐसे लिखा हुआ है कि सेंसरी या एफरेंट वो नर्व्स हैं या वो पाथवे जो कि डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन से सीएनएस को मैसेज लेकर आता है, और मोटर या इफरेंट वो जो कि सीएनएस से पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन या डिफरेंट बॉडी पार्ट को मैसेज लेकर जाता है। ठीक है। अब हमें इस मोटर या इफरेंट पाथवे को भी या इफरेंट नर्व फाइबर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। अगर वो स्केलेटल मसल को लेके जा रहा है मैसेज तो वो कहलाएगा फिर सोमैटिक, और अगर स्मूथ मसल या इंटरनल ऑर्गन को लेके जा रहा है तो ऑटोनोमिक। इंटरनल की जगह इनवॉलेंटरी ऑर्गन ये लफ्ज आ सकता है। ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। वैसे ये लफ्ज सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे वह अलग अलग पार्ट में आपने इसको सुना था। जैसे हार्ट के अंदर भी आपने ये लाइन सुनी थी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो क्या एक्टिविटी होगी हार्ट के अंदर, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा। ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है, और हम पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को यहाँ पर एक साथ डिस्कस करेंगे कि सिंपैथेटिक से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी में, पैरासिम्पैथेटिक के स्टिमुलेट होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। आपने डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर भी इस बात को सुना था जो कट सेक्शन एलिमेंट्री कैनाल का पढ़ा था, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। तो फिलहाल मैं ये बोलना था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये भी अपने आप में पूरे अलग टॉपिक है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक लफ्ज हम याद कर सकते हैं, सिंपैथेटिक को थोरैकोलंबर आउटफ्लो भी बोला जाता है और पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्युलर आउटफ्लो बोला जाता है। फिलहाल अभी जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है आपको इतनी बात याद कर लेनी चाहिए कि अपने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही हैं वो आ जाएंगी पीएनएस के अंदर। पीएनएस के अंदर यानी कि फिर आप इस पीएनएस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर वो सीएनएस को मैसेज लेकर आ रही है नर्व्स तो आ जाएंगी सेंसरी या एफरेंट, और अगर सीएनएस से मैसेज लेकर जा रही है तो मोटर या फिर इफरेंट। ठीक है ना। अब अगर ये सीएनएस से मैसेज लेकर जा रही है स्केलेटल मसल को तो इसे आ जाएगा सोमैटिक में, और स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी ऑर्गन को तो ये आ जाएगा ऑटोनोमिक में। ऑटोनोमिक को भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को थोरैकोलंबर आउटफ्लो भी बोला जाता है, पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसैक्युलर आउटफ्लो भी बोला जाता है। समझ में आ गई बात। एक तो छोटी सी बात हो, जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो आपको इस वाले टॉपिक को पढ़ते में ये बात नोटिस करोगे, आप वहाँ पर नोटिस करोगे वहाँ ट्रैक्ट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एनसीईआरटी में, ट्रैक्ट। आप देखो इससे पहले जैसे कि आप एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ चुके हैं, वो हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई लफ्ज आपने सुना था, है ना। इसके अलावा आप गैंग्लियन लफ्ज सुन चुके हो, आप न्यूक्लियाई सुन चुके हो, गैंग्लियन सुन चुके हो, और अभी आप नर्व सुन रहे थे, मैंने बोला आप ट्रैक्ट लफ्ज भी है। तो ये टोटल 4 लफ्ज है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कहाँ पर क्या लफ्ज बोला जाता है। अब जैसे कि मैंने एक न्यूरॉन दिखा रखा है, ये साइटोन, ये सेल बॉडी नीचे है, साइटोन सेल बॉडी नीचे है, साइटोन सेल बॉडी नीचे है, कई सारे न्यूरॉन। तो अगर बहुत सारे साइटोन या सेल बॉडी का कलेक्शन है या बंडल है तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियाई इन केस ऑफ सीएनएस। आप याद भी रख सकते हैं जैसे हाइपोथैलेमस तो ब्रेन के अंदर है ना, तो वहां पर न्यूक्लियाई लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। तो इसका मतलब सीएनएस के अंदर ग्रुप ऑफ साइटोन या सेल बॉडी कहलाता है न्यूक्लियाई, और यही ग्रुप ऑफ साइटोन या सेल बॉडी इन केस ऑफ पीएनएस कहलाता है गैंग्लियन। क्या कहलाता है? गैंग्लियन, है ना। आगे इसके बारे में बात करेंगे। ऐसी एक्सॉन या फिर नर्व फाइबर्स के बारे में भी एक बात कह सकते हैं कि अगर आप पीएनएस के केस में बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर या बंडल ऑफ नर्व फाइबर कहलाता है नर्व, और इन केस ऑफ सीएनएस ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर कहलाता है ट्रैक्ट। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपको 4 लफ्ज याद करने हैं। जैसे कि आपको एक लफ्ज याद रखना है गैंग्लियन, एक लफ्ज न्यूक्लियाई, एक लफ्ज याद रखना है ट्रैक्ट और नर्व। पहले हम बात कर ले साइटोन या सेल बॉडी की। ग्रुप ऑफ साइटोन या सेल बॉडी इन केस ऑफ सीएनएस इज नोन एज न्यूक्लियाई, इन केस ऑफ पीएनएस इज नोन एज गैंग्लियन। अभी जो अपना टॉपिक है वो नर्व फाइबर या एक्सॉन के कलेक्शन को लेकर। एक्सॉन या नर्व फाइबर का कलेक्शन इन केस ऑफ सीएनएस कहलाएगा ट्रैक्ट। इसलिए एनसीईआरटी ने जब ये वाला सेंटेंस लिखा वहां पर ट्रैक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया। और ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर, बंडल ऑफ नर्व फाइबर इन केस ऑफ पीएनएस इज नोन एज नर्व। तो इसका मतलब नर्व जो लफ्ज है पीएनएस के केस इस्तेमाल होता है, और सीएनएस में इसकी जगह क्या इस्तेमाल होता है? ट्रैक्ट। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक। एक छोटी सी बात इसके अंदर और समझ लीजिए, ये जो अपना ब्रेन है ना, और ये जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड है
both brain and spinal cord are covered by 3 thin membranes and these membranes are known as meninges। मान लीजिए अब जैसे कि ब्रेन में तो आपने सुना होगा कि इसके अंदर सल्काई गायराई होते हैं ना, वो ये अपना ब्रेन है, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड। 9th 10th से भी सुनना है, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड बाय 3 थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस, है ना। अब जैसे ब्रेन में तो सल्काई गायराई भी होते हैं ना, तो वो जो 3 मेनिंजेस हैं उसमें जो सबसे अंदर वाली वो तो सल्काई गायराई से बिल्कुल चिपकी हुई होती है ना, एकदम सबसे अंदर, ठीक है। इधर इस तरीके से पूरी अटैच्ड होगी पूरा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद एक और होती है, मैं ऊपर वाले पोर्शन में दिखा देता हूँ, ठीक है, और एक इसके बाहर, ठीक है। अब ये जो सबसे अंदर वाली मेनिंजेस है इसे बोला जाता है पायामेट, पायामेट। इसके बाहर वाली जो कहलाती है एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, सवाल आता है इससे ध्यान सुनना। और सबसे बाहर वाली जो है ये कहलाती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। फिर इसके बाहर अपना वो होगा पूरा ये ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। तो मैं बोल रहा था कि अपना ब्रेन ये नीचे तक है, मैंने यहाँ ऊपर ही बना दिया बस, ये यहाँ तक है ना पूरे में। बोथ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड बाय 3 थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। और ये जो मेनिंजेस का सीक्वेंस पूछा जाता है, सबसे अंदर वाली कौन सी, पायामेटर, जो बिल्कुल ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से चिपकी हुई होगी, हाईली वैस्कुलर होती है। पायामेटर इज हाईली वैस्कुलर, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई इसी के पास, हाईली वैस्कुलर। और उसके बाहर है एरेक्नॉइड मैटर, उसके बाहर है ड्यूरा मैटर। एक बात तो आपको याद रखनी। अच्छा अब देखो, पाया और एरेक्नॉइड के बीच में किस स्पेस है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पाया एरेक्नॉइड के बीच का स्पेस जो एरेक्नॉइड के नीचे है ना, इसलिए इस स्पेस को बोला जाता है जो पाया एरेक्नॉइड के बीच में, इसे बोला जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। ऐसे ही एरेक्नॉइड और ड्यूरा के बीच में स्पेस है जो कि ड्यूरा के नीचे है, इसलिए इसे बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। समझ में आ रही है, आसान सी बात है। तो पाया एरेक्नॉइड के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड और ड्यूरा के बीच में सब ड्यूरल स्पेस। अब ड्यूरा के बाहर ये ब्रेन बॉक्स एक क्रेनियम है, तो क्रेनियम और ड्यूरा मैटर के बीच में जगह होती है वो कहलाता है एपिड्यूरल स्पेस। खैर उसको कोई सवाल नहीं। मुझे ये लाइन आपको बतानी है कि जैसे आपने ये लाइन 9-10 में सुनी होगी कि इधर यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट है हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, उससे बोला था CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। तो ये जो CSF है ये इधर सब एरेक्नॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। तो एक सवाल ये पूछा जा सकता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर CSF इज प्रेजेंट इन, तो आप बोलेंगे CSF इज प्रेजेंट इन सब एरेक्नॉइड स्पेस। एक सवाल ये भी है कि CSF का वॉल्यूम कितना होता है। वैसे तो ये 80 से 150 ml तक होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको जो आंसर मिलता है कंपटीशन में वो 140 ml वाला मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल ये भी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलीज कौन करता है, सिक्रीट कौन करता है, तो पूरा एक टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। फिलहाल बस मुझे आपको ये बात बतानी थी कि बोथ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आर कवर्ड बाय 3 थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस, और इधर सबसे अंदर वाली पाया मैटर, उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर। पाया एरेक्नॉइड के बीच में जगह है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस, इसी में ही CSF भरा होता है। एरेक्नॉइड और ड्यूरा के बीच में सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है ना। CSF का वॉल्यूम कितना होता है, 80 से 150 ml, और अगर सिंगल ऑप्शन आप देखेंगे पुराने पेपर में तो 140 ml वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर थोड़ा सा ले लेते हैं, न्यूरॉन। वैसे तो न्यूरॉन के बारे में आपने जब 9th क्लास में आप आए तभी आपने सुन लिया था, फिर 10th में भी आपने इसको पढ़ा था, और इधर 11th में पढ़ा था, और इधर अब आप फिर से इसे एक बार सुन ले रहे हैं। न्यूरॉन के बारे में हमने भी जब हमने एनिमल टिश्यू टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ लिया था इसके बारे में, और जो बेसिक बातें मैं आप फिर से बता देता हूँ। वैसे तो आपको याद ही होगा कि एक आसान सा डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं, है ना, कि 3 पार्ट होते हैं इसके न्यूरॉन के, है ना। ये वाला पार्ट तो कहलाता है डेंड्राइट्स, है ना, और ये बीच वाला कहलाता है साइटोन या सेल बॉडी, इसमें होता है न्यूक्लियस, और इसके अलावा निसल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। निसल ग्रैन्यूल्स यहाँ पर भी होते हैं साइटोन या सेल बॉडी में, इसके अलावा डेंड्राइट्स में भी होते हैं। याद है आपको ये वाली बात, उधर से याद होगा। हाँ, ऐसा करना एक बार कि आप इसे सुनने से पहले, मतलब इस वाली वीडियो को सुनने से पहले आप एक बार एनिमल टिश्यू में नर्वस टिश्यू की रीडिंग लगाइए, नर्वस टिश्यू की रीडिंग लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इधर ये वाला पोर्शन जो नीचे एक्सन शुरू हो रहा है इसे एक्सन हिलॉक बोलते हैं, है ना।
तो इधर एक्सोन हिलॉक और एक्सोन के अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स नहीं। वैसे आपने ये बात भी सुन रखी है कि ये जो निसिल ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो निसिल ग्रेन्यूल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ, निसिल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद होगा आपको, है ना, आ भी चुका है सवाल। फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम उन सब बारे में बात नहीं कर रहे। इधर ये एक्सॉन है, ये लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल है, और एक्सॉन टर्मिनल में आपको इस तरीके से मोटे मोटे गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ये कहलाते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये वाली बात भी आपकी सुनी हुई, साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, इधर एक्सॉन के ऊपर नजर आती है हमें माइलिन शीथ, है ना, माइलिन शीथ। और ये जो माइलिन शीथ है कंटिन्यूअस नहीं होती, इनके बीच में गैप होता है। दिस गैप इज नोन एज नोड्स ऑफ रैनवीर, है ना, नोड्स ऑफ रैनवीर, ये भी आपकी लाइन पहले से सुनी हुई है। अच्छा, इस माइलिन शीथ को बनाने वाले सेल्स के बारे में आपने सुना था कि इन्हें बोला जाता है श्वान सेल्स, SCHWANN श्वान सेल्स। और श्वान सेल्स की जो आउटर कवरिंग है इसी को बोला जाता है न्यूरल लेमा, न्यूरल लेमा। ठीक है, अच्छा, फिर जब आपको ये पढ़ाया जा रहा था नर्वस टिश्यू, वहीं पर आपको ये बात बता दी गई थी कि ये जो श्वान सेल्स हैं ये माइलिन शीथ बनाते हैं इन केस ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स नहीं होते, तो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बनाते हैं वो बनाते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये वाली बात वहां हो गई थी, इसलिए मैंने बोला कि आप इस टॉपिक को सुनने से पहले एक रीडिंग लगा कर आए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि इसका मतलब ये होगा, एक सवाल ये बना आपका कि माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। PNS के अंदर श्वान सेल्स और CNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में क्या कहानी है, उधर जब हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा था तो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि अपना जो नर्वस सिस्टम है वो मोर देन 50% नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरोग्लियल सेल से बना हुआ है ना। फिर उसके अंदर हमने सुना था कि मतलब न्यूरॉन्स के अलावा 50% से ज़्यादा जो पोर्शन नर्वस टिश्यू का वो नॉन एक्साइटिंग सेल्स से है, मतलब ऐसे सेल्स है जो कि एक्साइटेटरी नेचर के नहीं होते, उन्हीं को बोला जाता है ग्लाइल टिश्यू, है ना। फिर उसके अंदर हमने कई सारे नाम सुने थे, जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स, है ना, माइक्रोग्लाया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, है ना, और भी नाम है, एपेंडाइमल सेल्स भी है, श्वान सेल्स भी है। हमने वहाँ पर 3 ही नाम कवर किए थे ना, जैसे कि आपके कोर्स में पूछे जाते हैं सवाल। तो मैं फिलहाल आपको ये बात याद दिलाना चाह रहा था कि जब आप न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने ये सब बेसिक बातें सुनी थी। फिर एक सवाल आपने ये भी सुना था कि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए ये सेल डिवीजन नहीं शो करता है ना। फिर इसके अलावा यहाँ पर हमने ये बात भी सुनी थी कि जो साइनेप्टिक नॉब है इसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, जो हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी एसिटाइलकोलिन को लेकर कहानी को समझा था। ठीक है, अच्छा, तो न्यूरॉन के बारे में बात हो गई। इसके अलावा एक दो बात ये कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी आपने सुने थे वहां पर कि यूनिपोलर न्यूरॉन होता है ना, यूनिपोलर न्यूरॉन जैसे सेल बॉडी उसमें एक ही एक्सॉन है ना। और फिर आपने वहां सुना था बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन उन्हें बोला जाता है जिसके अंदर एक डेंड्राइट्स होगी और एक एक्सन होगा, है ना। इसके अलावा आपने वहां सुना था मल्टीपोलर न्यूरॉन, याद आ रहा है आपको। मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंदर उन्होंने बताया था कि जो जनरली हम डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा डेंड्राइट्स होती हैं, नीचे एक एक्सन होता है, कहलाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। फिर आपने ये लाइन भी सुनी थी, द मोस्ट कॉमनली फाउंड न्यूरॉन इन आवर बॉडी आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। एग्जांपल भी आपने याद की थी कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं ना। यूनिपोलर न्यूरॉन की आपने एग्जांपल याद की थी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती हैं, और बाइपोलर न्यूरॉन्स की आपने एग्जांपल याद की थी कि रेटिना में पाई जाती है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। समझ में आ गया, ठीक है ना। आगे जब हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर एक लफ्ज आएगा सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। मतलब इस लफ्ज को बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में इसका इस्तेमाल होगा इसलिए अब इसे हम बता दे रहे हैं, तो नर्वस टिश्यू नहीं बताया था। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन में आपको समझनी बात ये है, जैसे कि नॉर्मली होता ही है कि कोई भी सेल बॉडी है तो जैसे एक डेंड्राइट निकल रही है, एक एक्सन निकल रहा है। आप एक केस ये भी देखोगे कि सेल बॉडी से 2 एक्सन निकल रहे हैं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये कह रहा था सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, मतलब देखने में तो बाइपोलर लग रहा है, एक्चुअल में है ये यूनिपोलर, तो इसलिए सीडो यूनिपोलर हो गया, है ना।
समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर सुन लीजिए। सेल बॉडी है, इसमें 2 एक्सन है, इसे सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहा जाता है। अब जैसे कि आपने इनकी एग्जांपल याद की थी तो इसकी भी एग्जांपल याद कर लिए। ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व में पाया जाता है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। जाहिर है आपका अगला सवाल ये होगा इसका क्या मतलब है, तो जब हम रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे तो वहाँ याद कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक टाइप और है, जैसे कि हम न्यूरॉन की टाइप पढ़ ही रहे हैं, तो एक टाइप और एपोलर न्यूरॉन। अब यूनिपोलर तक जब आप थे तो वो कम से कम एक एक्सॉन तो था, तो ए का मतलब हो गया, इसका मतलब यहाँ पर एक्सन हो गई नहीं, तो इसका मतलब अगर इस तरीके का न्यूरॉन हो कि उसमें कोई एक्सन डेंड्राइट हो ना, सिर्फ साइटोन या सेल बॉडी हो, उसे बोला जाता है एपोलर न्यूरॉन, ठीक है। एपोलर न्यूरॉन देखा जाता है हाइड्रा के अंदर, ठीक है ना। एमैक्रिन सेल्स ऑफ रेटिना में देखा जाता है। खैर ये सवाल आते नहीं, बस बात थी तो बाद में बातें बता दी कि 3 तरह के न्यूरॉन्स का एनसीईआरटी में जिक्र है, जिन पर सवाल मोस्ट प्रोबेबली अगर आए तो यही आएंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक एक्सन होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें कि एक एक्सन एक डेंड्राइट कहाँ पाए जाते हैं, रेटिना के अंदर यानी रॉड सेल कॉन सेल्स के अंदर। मल्टीपोलर न्यूरॉन दिस आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड न्यूरॉन इन आवर बॉडी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 नाम अब आपने और सुने हैं इस चैप्टर के अंदर, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, इसमें एक साइटोन से 2 एक्सन निकलते नजर आते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व के अंदर ये नजर आते हैं। तो इधर जब आप स्पाइनल कॉर्ड को टॉपिक को पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे कि उसके अंदर 2 प्रोजेक्शंस हैं बड़े बड़े, उसको हम डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट बोलते हैं। उसी डॉर्सल रूट के अंदर देखने को मिलेगा, वहां कुछ और नई बातें सीखोगे तो इसको यहाँ पर होल्ड करते हैं, वहीं पर इसको सिखा देंगे। अभी कम से कम ये लफ्ज मालूम हो कि सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन डॉर्सल रूट गैंग्लियन में देखने को मिलता है, इतना काफी। एपोलर न्यूरॉन ये देखने को मिलता है जैसे हाइड्रा के अंदर, एक लफ्ज आप याद कर सकते हैं। फिर आप ये भी बोलेंगे कि जब हाइड्रा पढ़ाया था उधर सीलेंटेड, वहां तो बोला नहीं था क्योंकि सवाल ही नहीं आता है ना। अभी 2 टाइप्स की बात चल रही थी इसलिए बोल दिया एपोलर न्यूरॉन जिसमें किसी साइटोन या सेल बॉडी हो, इसमें कोई एक्सन डेंड्राइट नहीं होती। क्या इतनी बात समझ में